क्लबिंग का टॉपिक। तो क्लबिंग जो है हमारा, क्लबिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद इसमें छोटा छोटा सिचुएशन है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपका क्लबिंग हम लोग पढ़ते जाएंगे हर एक अलग सिचुएशन में। सिंपल सा मीनिंग है क्लबिंग का। ठीक है, क्लबिंग का मतलब होता है, हम लोग शॉर्ट में क्लबिंग बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। इसका मतलब होता है कि इनकम ऑफ अदर पर्सन included in the total income of SSC। ठीक है, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ SSC। SSC यानी जिस पर्सन का हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं उसके इनकम में इंक्लूड हो जाएगा किसी और का इनकम किसी और के द्वारा रिसीव किया गया, लेकिन इंक्लूड होगा वो SSC के इनकम में। इसी को बोलते हैं क्लबिंग। मतलब अगर सिंपल और एग्जांपल अगर हम दें कि मान लीजिए मिस्टर मोहन जो है, इसका कोई इनकम है, सपोज इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इसको मिल रहा है 10,000 रुपया, ठीक है। और ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है ये कौन है, तो फादर है, फादर ऑफ मिस्टर मोहन। और मिस्टर मोहन जो है वो माइनर है, सपोज माइनर चाइल्ड है। समझने के लिए, इनकम रिसीव हो रहा है माइनर चाइल्ड के हाथ में 10,000 रुपया, लेकिन ये 10,000 रुपया जो है ना, इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, तो मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, उसके फादर के हैंड में। इसका जब इनकम निकालेंगे मिस्टर एक्स का टोटल इनकम, तो ये 10,000 रुपया इसके हैंड में हम इंक्लूड कर देंगे। तो 10,000 जो है इसके हैंड में टैक्सेबल होगा एज ए इनकम। ठीक है, क्लियर। तो यही है क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब ये होता है। अब आइए, आप लोग नोट्स अपना निकाले होंगे तो नोट्स निकाल लीजिए। चैप्टर आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगा जी। डायरेक्ट टेस्ट का दूसरा नोट दिए थे ना, वॉल्यूम 2। हाँ सर, उसमें मिलाएगा, ये पहला चैप्टर उसी में है। निकाल लो हाँ उसको, मिला। निकाल लो। शिवानी, यस सर। तुमको नोट्स हम दे देंगे डायरेक्ट टेस्ट का, टेंशन न लो, ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि इसका हम अमेंडमेंट हमको बहुत सारा, तुम्हारा असेसमेंट ईयर अलग होगा ना, आईलो का असेसमेंट ईयर अलग है, तुम्हारा 1 साल बढ़ जाएगा, 24-25 असेसमेंट ईयर तुमको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है ऐसे सर। तुम्हारे लिए एक अच्छा बात ये होगा कि तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। जब 24-25 पढ़ेंगे तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस है कहीं कहीं, तो उस समय तुमको नोट्स हम सारा दे देंगे डायरेक्ट टैक्स का। तो इनकम पहले हम सिंपल सा है, देखिए क्या लिखा है। अफ अ पर्सन ट्रांसफर इनकम टू अनदर पर्सन विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम विच द इनकम अराइजेज, देन सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। पहला सिचुएशन ये है, अलग अलग सिचुएशन आपको पढ़ना है। 1 नंबर सिचुएशन ये है कि अगर कोई पर्सन अपना इनकम नहीं ट्रांसफ़र कर रहा, एसेट ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। देखो लिखा है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम टू अनदर पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मिस्टर रवि ट्रांसफ़र इनकम ऑफ इंटरेस्ट टू मिसेस
रवि। ओके, सपोज ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिस्टर रवि ने ट्रांसफ़र किया अपना इंटरेस्ट इनकम मिसेस रवि के हैंड में। तो इनकम ट्रांसफ़र हो गया, मिसेस रवि के पास आ गया इनकम, लेकिन ये इनकम मिस्टर रवि का ही माना जाएगा, ट्रांसफरर के हैंड में ही वो इनकम टैक्सेबल होगा, वो मिसेस रवि का इनकम नहीं माना जाएगा। ओके, क्या लिखा है? सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर मतलब जो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ट्रांसफरर यहाँ कौन है? मिस्टर रवि। मिस्टर रवि ट्रांसफ़र कर रहा है अपना इनकम मिसेस रवि के हैंड में। तो मिसेस रवि का वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए मिसेस रवि का इनकम नहीं माना जाएगा। फॉर इनकम टैक्स पर्पस दिस इज ट्रीटेड एज मिस्टर रवि इनकम। मिस्टर रवि के हैंड में ही इनकम को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए। चलिए, सेक्शन 60। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, जगह मिलता ना। सेक्शन 60। इनकम ट्रांसफर टू अनदर पर्सन विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। एसेट्स हम नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, खाली इनकम उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी से हमको रेंट का इनकम होगा, तो रेंट क्या, हाउस प्रॉपर्टी हमने नहीं ट्रांसफ़र किया, रेंट बोला कि नहीं तुम रख लो। रेंट हमने किसी और को बोला कि नहीं रेंट तुम्हारा, इस हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट का इनकम आएगा ना वो तुम रिसीव कर लेना, दूसरे आदमी को हमने बोल दिया। तो हमने इनकम केवल ट्रांसफ़र किया, एसेट्स को नहीं ट्रांसफ़र किया। ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स रिमेन विद द ट्रांसफरर। इनकम ऑफ ट्रांसफर टू अनदर पर्सन विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। इस केस में क्या होगा? इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। एग्जाम्पल, मिस्टर रवि owns a house property let out at monthly rent of rupees 6,000 per month. Mr. Ravi transfer income of house property to Mr. Mohan. Ownership of house property remains with Mr. Ravi. Mr. Ravi owns a house property let out at monthly rent of 6,000 per month. Mr. Ravi transfer income of house property to Mr. Mohan. Ownership of house property remains with Mr. Ravi. ये आपका सिचुएशन है। इसी तरह का सिचुएशन जो यहाँ पर जो सेक्शन 60 में हमें दिया है कि इनकम ट्रांसफ़र किया गया किसी दूसरे पर्सन को, लेकिन ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, एसेट नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। एसेट मेरे पास ही है, हम उसका इनकम केवल किसी और को दे दिए। तो अब इस सिचुएशन में इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी का है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा?
डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा ये आपको बताना है। आंसर तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना होगा। दिया हुआ नहीं है इनकम आपको क्वेश्चन में, ये तो लिखा है मंथली रेंट है 6,000 रुपया। तो हम छोटा सा वर्किंग पहले करेंगे कि भाई इनकम निकाल लेते हैं। इनकम कैसे निकलता है हाउस प्रॉपर्टी का, याद है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले जीएबी निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 6,000 रुपया एक महीने का रेंट है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 72,000। ये हो गया जीएबी। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं हम लोग, याद है ना? लेकिन इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो 72,000 ही हमारा नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा। इनकम निकालना होगा आपको। इनकम दिया हुआ नहीं है ना, वो तो बोल दिया 6,000 पर मंथ रेंट पे लगाए हैं, तो 6,000 पर मंथ इनकम तो नहीं होगा ना हाउस प्रॉपर्टी का। इनकम तो इस तरह से निकलता है हाउस प्रॉपर्टी का, तो इनकम आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो नेट एनुअल वैल्यू 72,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे यहाँ से हम। कितना मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन? 30%। 30% ऑफ एनएबी। तो 72,000 का आप 30% निकालिए, कितना होगा? 21,600। और कोई एक और डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, लेकिन इस क्वेश्चन में है नहीं है तो कहाँ से देंगे? तो अब यहाँ डायरेक्ट आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जो इनकम है इसका टैक्स ट्रीटमेंट आपको बताना है उसको। 72,000 में से 21,600 माइनस करो। बिना इनकम निकाले आप कैसे टैक्स ट्रीटमेंट बताओगे? तो 50,400 आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया। अब आपको बताना है कि ये 50,400 किसके हैंड में टैक्सेबल होगा एज ए इनकम। ये रिसीव तो कर रहा है मिस्टर मोहन, क्योंकि मोहन को अधिकार दिया गया कि भाई तुम रेंट रिसीव कर लेना हाउस प्रॉपर्टी का। रिसीव तो मोहन कर रहा है, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए एज पर द टैक्स प्रोविजन ये इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? तो रवि के हैंड में। ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर इस एग्जाम्पल में हमारे पास रवि है, तो रवि के हैंड में ये टैक्सेबल होगा एज ए इनकम। क्लियर? तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग इसका आंसर। एज पर सेक्शन याद रहेगा तो सेक्शन लिखिएगा, नहीं तो इनकम टैक्स लॉ लिखिएगा। सेक्शन 60 इनकम ऑफ हाउस, इनकम ऑफ इनकम ट्रांसफर ना, इनकम ट्रांसफर टू अनदर पर्सन without transferring assets, without transfer of assets, taxable in the hands of ट्रांसफरर। ये प्रोविजन है हमारा एज पर सेक्शन 60 इनकम ऑफ ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, इनकम ट्रांसफर टू अनदर पर्सन विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो इस केस में क्वेश्चन में आंसर अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ₹50,400 received by मिस्टर मोहन, मोहन के द्वारा रिसीव किया गया, बट टैक्सेबल एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ रवि,
टैक्सेबल रवि यानी ट्रांसफरर के हैंड में होगा। रिसीव भले मोहन किया है लेकिन टैक्सेबल रवि के हैंड में होगा। ठीक है, समझ में आया बात? लिख लिए? हाँ सर। समझ में आया ना बात? कोई भी इनकम, ये जस्ट मैंने एग्जांपल आपको दिया हाउस प्रॉपर्टी का, इस तरह का कोई भी इनकम, मान लो कैपिटल गेन का ही इनकम, ठीक है, या कोई और कोई भी इनकम है, इंटरेस्ट का इनकम, डिविडेंड का इनकम, एनी अदर इनकम, कोई भी इनकम, हर एक इनकम का ट्रीटमेंट इसी तरह होगा। हम एसेट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, केवल इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो है ट्रांसफ़र होगा, हमारा ट्रांसफरर के हैंड में इनकम टैक्सेबल होगा। चलिए, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कतलम। अब आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्शन 61, रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। रिवोकेबल वर्ड देखिए क्या है, रिवोकेबल। रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। ठीक है, रिवोक करने का मतलब होता है कैंसिल करना। तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया? जो आपने ट्रांसफ़र किया था उसको आपने कैंसिल कर दिया, ऐसे समझ लीजिए। हमने अपना प्रॉपर्टी या किसी पर्सन ने अपना प्रॉपर्टी किसी को दिया था एसेट्स, बाद में कैंसिल कर दिया कि नहीं वो जो हम दिए थे वापस कर दो, तो रिवॉक हो गया ट्रांसफ़र। तो रिवॉकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स का मीनिंग समझते हैं, फिर उसका इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगा ये समझेंगे पहले। ठीक है, तो रिवॉकेबल ट्रांसफ़र क्या होता है? देखिए यहाँ नीचे में दिया है मीनिंग ऑफ रिवॉकेबल ट्रांसफ़र। रिवोकेबल ट्रांसफ़र, ऐसा ट्रांसफ़र जो आप रिवॉक कर रहे हैं, सिंपल सा मीनिंग। ठीक है, ट्रांसफ़र, ऐसा ट्रांसफ़र जो आप रिवॉक कर रहे हैं। ट्रांसफ़र इज डीम्ड टू बी रिवोकेबल, डीम्ड टू बी रिवोकेबल इफ, पहला पॉइंट। ठीक है, इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर। देखिए हमने एग्रीमेंट बनाया, समझिएगा बात, हमने एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट में ऐसा पॉइंट दिया हुआ है कि जब चाहे हम वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। ऐसा कोई उसमें पॉइंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट प्रोविजन दिया हुआ है कि जब चाहे हम वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह के केस में को हम बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफ़र। क्या लिखा है? एनी इट कंटेन्स एनी प्रोविजन, यानी एग्रीमेंट में ये आपको प्रोविजन है फॉर द रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट्स टू द ट्रांसफरर। ठीक है, जो एग्रीमेंट बनाना ट्रांसफ़र करने के लिए, उसमें कोई पॉइंट ऐसा है उस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट में कि हम चाहेंगे तो वो प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगा, ट्रांसफरर के पास वापस आ जाएगा। तो इफ़ एग्रीमेंट, हम ऐसे इसको सिंपल भाषा में लिख दें अगर, तो इफ़ एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफ़र contains some provision which gives right to the transferor ठीक है,
प्रोविजन कुछ है उसमें ऐसा जिसमें अधिकार मिल रहा है किसको, ट्रांसफरर को, टू रीएज्यूम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रीएज्यूम ले सकता है, उसके अधिकार में आ जाएगा, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी। कुछ ऐसा पॉइंट है कोई एग्रीमेंट में ये पॉइंट दिया हुआ है कि वो प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट है उसमें, ठीक है। तो बी पॉइंट में भी वही चीज़ लिखा है। तो इस तरह के ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफ़र, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। हो सकता है पूरा प्रॉपर्टी मेरे अधिकार में नहीं आया, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मेरे अधिकार में आया, ठीक है, पूरा प्रॉपर्टी नहीं आया लेकिन पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मेरे अधिकार में आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट रिवोकेबल हो गया, पूरा रिवोक नहीं हुआ लेकिन 50% मान लो प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है, यहाँ आप देख लीजिएगा, ये दो पॉइंट दिया हुआ है रिवोकेबल ट्रांसफ़र का, मीनिंग ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफ़र, ये 2 पॉइंट है आपका, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या पावर है ऐसा कोई जो हाँ रीएज्यूम कर सकते हैं हम पावर को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवोकेबल ट्रांसफ़र। अब क्वेश्चन उठता है कि रिवोकेबल ट्रांसफ़र अगर है तो क्या होगा, और कुछ क्या पॉइंट है जिसको हम रिवोकेबल ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। 2 पॉइंट हमें एक्सेप्शन भी समझना है कि कौन कौन से केस में रिवोकेबल ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, वो यहाँ देखिए ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेप्शन। फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज रिवोकेबल ट्रांसफ़र। फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज रिवोकेबल ट्रांसफ़र। क्या है पहला, ट्रांसफ़र नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशरी और द ट्रांसफरी। पहला पॉइंट माने लाइफ टाइम, हमने मिस्टर मोहन ने अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया, मिस्टर मोहन ने अपना सपोज कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया मिस्टर रवि को, और वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो एग्रीमेंट बना ट्रांसफ़र का उसमें लिखा हुआ है कि जब रवि का डेथ हो जाएगा उसके बाद ये प्रॉपर्टी वापस मोहन का हो जाएगा। वो पॉइंट इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि डेथ के बाद, यानी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तो नहीं ना होगा, उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट अब किसको मिल रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का बेनिफिशरी ये हो गया, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट अब इसको मिल रहा है क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया एग्रीमेंट के थ्रू। लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आफ्टर द डेथ ऑफ रवि प्रॉपर्टी रीएज्यूम बाय मिस्टर मोहन, प्रॉपर्टी जो है वापस मोहन का हो जाएगा, ओके, ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है। तो आफ्टर द डेथ ना बोल रहा है, बिफोर द डेथ नहीं है, तो इसको हम नहीं मानेंगे रिवोकेबल ट्रांसफ़र। दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट कंसिडर एज रिवोकेबल ट्रांसफ़र। समझ में आया बात, इसको हम रिवोकेबल ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे क्योंकि ये विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशरी नहीं रिवॉक हो रहा है, आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशरी उसमें रिवॉक करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसको हम रिवोकेबल ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे। क्लियर, पहला पॉइंट है दिस, ए में यही था, दिस एग्रीमेंट is not considered as revocable transfer.
आपको वही लिखा हुआ है वहाँ नोट्स में कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए रिकवर, आफ्टर द डेथ हो रहा है रिवॉक, तो ये हमारा रिवॉकेबल ट्रांसफ़र नहीं है। पहला पॉइंट में यही लिखा है, पढ़ लेते हैं आइए। If there is transfer of asset which is not revocable during the life of the transferee or beneficiary, जब वो रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं है हमारा, ठीक है ना, समझ गए, इसको हम रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट में भी सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है, आपको ध्यान देना होगा डेट पे। ट्रांसफर मेड बिफोर अप्रैल 1, 1961 नॉट रिवोकेबल फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर। अगर कोई ट्रांसफर 1 अप्रैल 1961 से पहले हुआ है और वो ट्रांसफर 6 साल के अंदर रिवॉक नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, 6 साल के बाद आप उसको रिवॉक कर सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र नहीं आएगा। तो लेकिन उसमें आपको ये डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या है भाई रिवोकेबल नहीं मानने का, कि इफ़ एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफ़र मेड बिफोर 1/4/1961, तो इस केस में आपका इफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर मेड बिफोर 1/4/1961, तो इस केस में आपका एंड नॉट रिवोकेबल विदिन 6 ईयर, और वो एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि वो रिवॉक नहीं होगा 6 साल के अंदर, तो उस तरह के एग्रीमेंट को हम बोलेंगे नॉट रिवोकेबल ट्रांसफर, इसको रिवोकेबल नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए रिवोकेबल माना जाना या नहीं माना जाना के हिसाब से आपका टैक्स का ट्रीटमेंट है, ठीक है। रिवोकेबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा उसके हिसाब से टैक्स का ट्रीटमेंट है। तो क्या है ट्रीटमेंट भाई? आइए, इफ ट्रांसफर इज रिवोकेबल, अगर हम ट्रांसफर को रिवोकेबल मान रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में इनकम फ्रॉम सच एसेट्स, जो एसेट ट्रांसफर किया गया, इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर, अगर हम उसको रिवोकेबल ट्रांसफर मानते हैं, ठीक है, तो उस केस में इनकम फ्रॉम सच एसेट्स इंक्लूड होगा किसके हैंड में? ट्रांसफरर के हैंड में, ठीक है। नोट इसी के नीचे, कभी कभी अभी आधा एग्रीमेंट माना जा रहा है, 50% एग्रीमेंट रिवोकेबल माना जा रहा है, 50% नहीं माना जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इफ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट और ट्रांसफर इज रिवोकेबल, अगर पार्ट रिकवरेबल माना जा रहा है, देन इनकम फ्रॉम सच पार्ट ऑफ एसेट्स, जितना पार्ट रिकवर माना जा रहा है उतना पार्ट का जो इनकम है वो क्लब हो जाएगा आके इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर।
अगर मान लो 50% ट्रांसफर रिवोकेबल माना जा रहा है, तो 50% एसेट्स का जो इनकम होगा वो ट्रांसफरर के हैंड में इंक्लूड हो जाएगा। बाकी 50% चूंकि नहीं माना जा रहा रिवोकेबल, तो वो उसी के हैंड में होगा जिसने रिसीव किया। क्लियर? तो अगर ट्रांसफर रिवोकेबल है तो ये सिचुएशन अराइज होगा। नेक्स्ट है इफ ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल, हम उसको रिवोकेबल नहीं मान रहे हैं। ट्रांसफर रिवोकेबल नहीं है तो सिंपल है भाई, जब रिवोकेबल ही नहीं है तो इनकम फिर हमारा ट्रांसफरर के हैंड में नहीं होगा इंक्लूड। ठीक है, जब इनकम तो तभी ट्रांसफरर के हैंड में इंक्लूड होगा जब वो रिवोकेबल ट्रांसफर है। तो सिंपल चीज हम लोग लिखेंगे उल्टा, जो ऊपर से जो लिखे, इनकम फ्रॉम सच एसेट्स नॉट टैक्सेबल in the hands of ट्रांसफरर। तो ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा तो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? ऑब्वियसली इस केस में टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर ही होगा। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, जिसको मिला है एसेट्स। समझ में आया बात? लिख लिए? हाँ जी, लिखा? हाँ सर, लिख लें। चलो, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र समझ में आ गया कि भाई रिवोकेबल होगा तो उसका उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एसेट्स का इनकम जो होगा ट्रांसफरर के हैंड में इंक्लूड होगा। अगर रिवोकेबल नहीं है, ठीक है, तो वो ट्रांसफरर के हैंड में ही इनकम टैक्सेबल होगा। क्या रिवोकेबल होता है नहीं होता है वो भी सब पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, अगर पार्शियल रिवोकेबल है यानी आधा प्रॉपर्टी रिवोक हो रहा है, आधा नहीं, तो जितना रिवोक हो रहा है उससे रिलेटेड जो इनकम होगा वो फिर आपका ट्रांसफरर के हैंड में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा रिवोकेबल से रिलेटेड हम लोग सारा पॉइंट पढ़ लिए। अब आइए नेक्स्ट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। वहाँ लिख लिया ना, किसी का छूटा नहीं ना है? नहीं सर। और AS11 वाला क्लास जिसका छूटा है भाई उसको कवर कर लेना, दोनों वीडियो हम डाल दिए हैं। ठीक है, आज वो चैप्टर, आज वो AS ख़त्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट AS है। 11, 16, 10, 19 ये 4 AS बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। तो 16 हम लोग कर लिए, 12 भी कर लिए। ठीक है, अभी 11 कर रहे हैं, 11 के बाद 19 करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन AS से आएगा ही आएगा। इस बार पूछा था, क्या पूछा था इस बार याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा था कुछ। चलो, अब आइए हम लोग आते हैं
कि क्लबिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ स्पाउच, सन्स, वाइफ, माइनर चाइल्ड, ठीक है, ये सारा, और सन्स वाइफ भी आएगा इसमें। तो हम लोग पहले स्पाउस पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए स्पाउस पे हम लोग फोकस करते हैं पूरा का पूरा, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्पाउस का मतलब क्या होता है जानते हैं? हाँ जी, स्पाउस का मतलब क्या होता है मालूम है? वाइफ का। हाँ सही बोला। चलिए तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। हेडिंग आप दे दीजिएगा, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफ़र टू स्पाउच, ये आप हेडिंग दे दीजिए अपना। मिस्टर रवि सोनिया वाइफ ऑफ रवि, ठीक है। सोनिया कौन है? वाइफ ऑफ रवि। इसके पास सपोज शेयर था, शेयर ऑफ रिलायंस कंपनी, ये इस शेयर का ओनर था मिस्टर रवि, ठीक है। मिस्टर रवि ने क्या किया, इस शेयर को अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया मिस्टर रवि ने इस शेयर को। ऑनर ये था शुरू में शेयर का, ठीक है। मिस्टर रवि ऑनर था उस शेयर का, उसने अपना शेयर जो है ट्रांसफ़र कर दिया मिस्टर सोनिया के हैंड में। चलो अब जब मिस्टर सोनिया के हैंड में ट्रांसफ़र किया, मिस्टर सोनिया मिस्टर बोल रहे हैं, सोनिया जो है मिस्टर रवि की वाइफ यानी स्पाउच, ट्रांसफ़र किया, लेकिन ट्रांसफ़र करते समय उसने कंसिडरेशन नहीं लिया, नो कंसिडरेशन, पैसा नहीं लिया अपने वाइफ से। वो ट्रांसफ़र तो कर दिया लेकिन विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मान लो पैसा लिया लेकिन जितना दाम था उतना नहीं लिया, कम लिया, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं लिया या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लिया। अब इस शेयर से इनकम क्या क्या हो सकता है? सोनिया को डिविडेंड मिल सकता है रिलायंस कंपनी से, या सोनिया उस शेयर को बेच सकती है, सेल कर देगी तो कैपिटल गेन हो जाएगा, नहीं तो डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो सोनिया को सपोज रिलायंस कंपनी से डिविडेंड मिला, डिविडेंड इसको मिला फ्रॉम रिलायंस कंपनी, सपोज अमाउंट भी लिख देते हैं, सपोज 2000 रुपया डिविडेंड का मिला। अब ये 2000 रुपया जो डिविडेंड मिला सोनिया को, रिसीव सोनिया ने किया, लेकिन ये 2000 रुपया इनकम माना जाएगा मिस्टर रवि का, ठीक है। इनकम माना जाएगा मिस्टर रवि का। तो ये 2000 रुपया इनकम जो है ये इंक्लूड हो जाएगा, यानी क्लब हो जाएगा, यहाँ आकर क्लबिंग यहाँ हो जाएगा, मिस्टर रवि के हैंड में आके क्लब होगा।
लेकिन क्लबिंग होने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहला, मिस्टर रवि और मिस्टर में जो सोनिया है, वो उनका जो शादी है, माने जो मैरिज हुआ, वो मैरिज एग्जिस्ट करना चाहिए। कब? तो मैरिज एग्जिस्ट होना चाहिए दोनों के बीच में। पहला बोलता है मैरिज एग्जिस्ट कर रहा है। किस डेट में? पहला, ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी जिस दिन रवि ने ट्रांसफर किया था शेयर सोनिया को, उस दिन मैरिज एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा, ऑन द डेट व्हेन इनकम एक्रू। यानी डिविडेंड जब एक्रू हुआ, डिविडेंड इनकम के रूप में आया सोनिया के पास, तो वो डिविडेंड जब एक्रू हुआ उस दिन भी मैरिज एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी डिविडेंड एक्रू कब होता है? जब कंपनी उसको डिक्लेयर कर देती है, कि अनाउंस कर दिया कंपनी ने कि 2000 डिविडेंड मिसेस सोनिया को दिया जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड एक्रू हो गया हमारा। जो भी डेट है, उस डेट में मैरिज एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी दोनों डेट में मैरिज एग्जिस्ट होना चाहिए। पहला कंडीशन क्लबिंग का यही है कि अगर मैरिज एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड ऑन द डेट व्हेन इनकम एक्रू, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक भी डेट, मान लो कि ट्रांसफर के समय मैरिज एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, और जब डिविडेंड मिला उस समय दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, तो फिर क्लबिंग नहीं होगा। उस केस में 2000 रुपये जो डिविडेंड मिला सोनिया को, रवि के हैंड में वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो सोनिया के हैंड में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इनकम जब एक्रू हुआ। समझ में आया बात? कोई प्रॉब्लम? तो पहला कंडीशन यह है कि भाई मैरिज एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है क्लबिंग का? हस्बैंड बोला, मतलब रवि बोला, ठीक है हम अपना शेयर तुम्हारे नाम पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद हम और तुम अलग अलग रहेंगे। ठीक है, हम और तुम जो है अलग अलग रहेंगे, हम लोग लीव अपार्ट इसको बोलते हैं हम लोग। तो ट्रांसफर हुआ है अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, तो फिर क्लबिंग नहीं होगा। ऐसा यानी कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए टू लीव अपार्ट का। ठीक है, नो एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, यानी हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, और कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए या कंसिडरेशन कम है, तब जाके क्लबिंग होगा, अदरवाइज क्लबिंग नहीं होगा। अगर मैरिज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी क्लबिंग नहीं होगा। मैरिज ट्रांसफ़र के डेट में तो एग्जिस्ट किया, लेकिन इनकम जब आया उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो भी क्लबिंग नहीं होगा। या दोनों के बीच में लिव अपार्ट का एग्रीमेंट हो गया है तो भी क्लबिंग नहीं होगा। समझ में आया बात? ठीक है। लेकिन यहाँ जब मिस्टर रवि शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है, क्लबिंग का प्रोविज़न अट्रैक्ट होगा। हाउस प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र करेगा
तो नहीं होगा, क्लबिंग का प्रोविज़न अट्रैक्ट नहीं होगा। एकदम साफ साफ यहाँ लिखा है, ऊपर में भी लिखा है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ भी लिखा है इफ़ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू स्पाउस अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन सेक्शन 64 शैल नॉट अप्लाई। हम लोग यही सेक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन सेक्शन 27 अप्लाई होगा। सेक्शन 27 किसका है? तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है। ठीक है, समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मैरिज का डेट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र मैरिज एग्जिस्ट होना चाहिए, और ऑन द डेट ऑफ इनकम एक्रू उस दिन भी मैरिज एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर? आइए एग्जाम्पल। Mr. Ravi own 1000 shares of Reliance company acquired at rupees 20,000. Mr. Ravi transfer Reliance company share to his wife Sonia without any consideration. Without any consideration. Reliance company declared डिविडेंड ऑन 1 अक्टूबर 2022 रुपीज़ 1000 फॉर shares held by Ravi. ठीक है, रिलायंस कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, ये डी होगा यहाँ, डिविडेंड ऑन 1 अक्टूबर 2022 रुपीज़ 1000 फॉर शेयर्स हेल्ड बाय रवि. डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इफ पहला marriage exists on transfer date as well as on 1 अक्टूबर 2022. दूसरा केस, marriage exists on transfer date but not exist on 1 अक्टूबर 2022.
ठीक है। बाय 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 बाय। समझ में आया बात? देख लिए? हाँ जी, क्वेश्चन लिखा? हाँ सर, आप सब लिख। चलो, तो मिस्टर रवि के पास 1000 शेयर था रिलायंस कंपनी का, जो उसने 20,000 रुपये में खरीदा था। मिस्टर रवि ने ट्रांसफ़र कर दिया उस शेयर अपने वाइफ सोनिया के नाम पर विदाउट कंसिडरेशन। रिलायंस कंपनी ने डिक्लेयर किया 1 अक्टूबर 2022 को 1000 डिविडेंड उस शेयर का जो रवि के पास था। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इफ मैरिज एग्जिस्ट ऑन ट्रांसफर डेट एज वेल एज ऑन 1 अक्टूबर 2022। दोनों डेट में मैरिज उसका एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग अभी पढ़े कि अगर मैरिज दोनों डेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्लबिंग होगा इनकम का, यानी 1000 जो डिविडेंड मिला सोनिया को, ठीक है, वो एक्सेबल होगा मिस्टर रवि के हैंड में। ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़े, तो यही आंसर लिखना है हम लोग को। सिंपल है, आ जाइए फर्स्ट केस में। इनकम ऑफ डिविडेंड ₹1000 taxable in the hands of मिस्टर रवि। ठीक है, पहला का आंसर यही होगा कि 1000 जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रवि। दूसरा केस में लिखेंगे सिंस मैरिज एग्जिस्ट since marriage not exist on date of declaration of dividend, that is 1 अक्टूबर 2022। ठीक है, सो डिविडेंड इनकम is taxable in the hands of सोनिया। उसके नीचे आप ज़्यादा लिख सकते हैं कि नो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्टेड। ठीक है, लिख लिए? चलो, समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं। अब एक और एग्जाम्पल।
Mr. Sohan gives rupees 2 lakh to his wife Ragini. Ragini deposits rupees 2 lakh in Bank of India at the rate of 8% per annum. Interest received by Ragini during previous year 22-23 rupees 16,000. Marriage between Sohan and Ragini breaks on 1/11/2022. Discuss the tax treatment. नहीं आए थे, फोन कर देंगे. समझ में आया जी? फिर दिमाग लगाओ. मिस्टर सोहन ने 2 लाख रुपया दिया अपने वाइफ रागिनी को. रागिनी ने डिपॉजिट किया 2 लाख रुपया बैंक ऑफ इंडिया में. 8% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा उसको. पूरे साल में उसको इंटरेस्ट 16,000 मिला. 2 लाख का 8% निकालेंगे तो 16,000 आएगा. 16,000 इंटरेस्ट रागिनी को मिला. मैरिज जो है बिटवीन सोहन एंड रागिनी टूट गया, यानी ख़त्म हो गया मैरिज 1 नवंबर 2022 को. ठीक है, आपको बताना है टैक्स ट्रीटमेंट. तो जब जितना दिन मैरिज एग्जिस्ट रहा, मैरिज कितने दिन एग्जिस्ट रहा? अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, है ना. नवंबर में ना ब्रेक्स हो गया 1 नवंबर को. तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो इनकम होगा, ठीक है, वो उस पर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा. और फिर नवंबर से लेकर मार्च 2023 तक का जो इनकम है उस पर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. समझ में आया बात? क्या लिखेंगे हम लोग? इनकम up to the period till marriage exists ब्रैकेट में पीरियड लिख देते हैं. 1 अक्टूबर 2022 टू 31 अक्टूबर 31 आएगा. ठीक है, 31/10/2022 ये पीरियड तक मैरिज एग्जिस्ट था उसका. क्लबिंग प्रोविजन attracted. So interest income अब निकाल लो कितना मंथ बनता है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीना.
ठीक है, इंटरेस्ट इनकम ऑफ 7 मंथ इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सोहन एंड बैलेंस 5 मंथ इनकम, चूंकि 5 मंथ में मैरिज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नवंबर से, 5 मंथ इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रागिनी। वहां क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैरिज उस पीरियड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 1 नवंबर के बाद। तो 1 नवंबर के बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा वो रागिनी के हैंड में टैक्सेबल होगा, और अक्टूबर तक का इंटरेस्ट जो है वो सोहन के हैंड में टैक्सेबल होगा। तो निकाल लेंगे हम लोग, आइए। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन हैंड्स ऑफ सोहन, निकाल लीजिए। 7 महीना का इंटरेस्ट 2 लाख का 8%, 7 महीने का कितना आएगा? 16,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 7, 9,333, और रिमेनिंग बैलेंस इंटरेस्ट कितना बच गया? 16,000 टोटल था, माइनस 9,033, कितना आ जाएगा? तो ये 6,667 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रागिनी। क्लियर? कोई डाउट, कोई झमेला? समझ में आया बात? जब तक मैरिज एग्जिस्ट कर रहा भाई तब तक तो हमारा, हाँ बोलो जी, कहाँ से? तो वहीं तो बुक, वही रूम में तो रखा है बहुत सारा बुक, देखो ना वहीं होगा, जो वहीं पर तो रखा हुआ था जी, देखो ना वहाँ बेंच में तो रखा हुआ था, एक दिन हम गए थे तो। नहीं है वहाँ, बुके नहीं है वहाँ कोई, तो मेरे पास नहीं होगा तब, हो सकता है, ठीक है ना? समझ में आया बात? लिख लिया जी आंसर? सर पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर दिखाइएगा थोड़ा। पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर कहाँ गया? पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर कहाँ गया जी? 1 मिनट, घास खाना ना होगा। आंसर यहाँ से है, आंसर ये है, ये नहीं है, ये है आंसर। ठीक है,
लिख लिया जी।